व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। धारवाड़ में महिलाओं की सुरक्षा पर राज्य महिला मोर्चा अध्यक्ष श्री मंजुला का सरकार पर हमला। आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर के लिए 111 करोड़ की मंजूरी। सांसद राजकुमार चाहर ने कहा, ये त्योहार से कम नहीं। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा चाक चौबंद। डीएसपी झिलमिल सिंह तलवंडी ने व्यवस्थाओं का बताया ब्यौरा। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। धारवाड़ में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य महिला मोर्चा अध्यक्ष सी मंजुला का राज्य सरकार पर हमला। धारवाड़ राज्य महिला मोर्चा की अध्यक्ष सी मंजुला ने धारवाड़ में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को उचित सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल रही है। सी मंजुला ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। पुलिस विभाग की लापरवाही के कारण महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और अब देखते हैं अगली खबर। आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर की स्थापना के लिए 111 करोड़ की मंजूरी। सांसद राजकुमार चाहर ने इसे त्योहार बताया। केंद्र सरकार द्वारा आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए 111 करोड़ की राशि स्वीकृत किए जाने पर भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए और आगरा की जनता के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं, मूल रूप से पेरू और अमेरिका से संबंधित इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर का यह स्थापित होना एक बड़ी उपलब्धि है। मेरे लिए और आगरा की जनता के लिए तो ये उत्सव जैसा माहौल है, क्योंकि आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, वो भी पेरू अमेरिका का, उसकी एक बड़ी शाखा, ये एशिया में, पूरे एशिया में इकलौती आई है। और एशिया में भारत में आना, भारत से भी अपने फतेहपुर सीकरी के गांव सिंगना में आना, तो 10 एकड़ ज़मीन वहाँ पहले से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने दे दी थी। और उसके बाद इसमें अभी केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, अभी मोदी जी ने बड़ा ही एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति भी दी और उसके निर्माण के लिए प्रारंभिक दौर के लिए 111 करोड़ रुपए, 111.5 करोड़ रुपए निर्गत भी कर दिए हैं। तो आने वाले समय में अब यहाँ पर एक अत्याधुनिक लैब भी बन के तैयार होंगी और दुनिया भर की सबसे अच्छी रिसर्च आज जो पूरी दुनिया में होती है वो अब आगरा में सिंगना में होगी। तो आने वाले समय में इससे नौजवानों को, हमारे जो हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। हमारे यहाँ का किसान तो आप छोड़िए, आगरा का, आगरा मंडल का किसान और पूरे देश भर के किसान को इसका लाभ मिलेगा। एक नई बहुत ही उन्नतशील प्रकार का एक आलू, उसकी फसलें, उससे चिप्स बनना, उससे बियर बनना, कुछ और चीज़ें होना, तो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी एक बड़ा काम होगा। क्रांतिकारी कदम मानते हैं। क्रांतिकारी कदम है। मैं समझता हूं कि आगरा में जो पिछली बार के हम कार्यकाल में गंगा जल की योजना को जब हम लेके आए धरातल पर, वो एक बहुत बड़ा काम जल जीवन मिशन में माननीय मोदी जी ने किया। उसके बाद का ये एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम है। और अब तक आप देखेंगे तो देश की आज़ादी के बाद बहुत सारे काम हुए, मैं ये नहीं कहूँगा काम नहीं हुए, छोटे छोटे बहुत सारे काम हुए और बड़े काम भी हुए, लेकिन ये क्रांतिकारी कदम है, ये एक ऐतिहासिक काम है गंगा जल का आना और उसके बाद आलू के अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र का आना। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि आगरा के किसानों के जीवन में तो बड़ा बदलाव आएगा ही आएगा, देश के किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। आइए देखते हैं अगली खबर। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। डीएसपी सुरक्षा झिलमिल सिंह तलवंडी ने बताया कि यात्रा मार्ग पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने सभी मार्गों पर चेक पोस्ट और गश्ती दल तैनात किए हैं। उदाहरण के लिए मीरचाल में एक चेक पॉइंट स्थापित किया गया जो हमारे जिले की सीमा की शुरुआत को दर्शाता है। इसके बाद चक्की ग्राउंड और जिला सीमा पर हमारा स्थायी चेक पॉइंट है। इसके अलावा माधोपुर में भी हमने नियमित पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों की तैनाती की है। पठानकोट में हमने यात्रा के संबंध में 6 सेक्टर हैं। मेन हमारे 5 सेक्टर हैं जो फ्री सेक्टर्स हैं और 6 जो 6 सेक्टर है वो हमारा कमांड सेंटर है। 5 सेक्टर हमने अमृतसर से लेकर पठानकोट तक, माधोपुर तक दोनों हाईवे कवर किए हैं। अमृतसर पठानकोट और जलंधर पठानकोट जो सारे का सारा मेन हाईवे, नेशनल हाईवे 44 है, जहाँ पर आकर मर्ज होते हैं, हमने सारे का सारा कवर किया है। तो हमने सभी रूट पे हमारे नाका, पेट्रोलिंग पार्टीज और सारे का सारा मेन रूट सारा कवर किया हुआ है। जैसे हमारे मेन रहेंगे नाका मीरसल, जहाँ से हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से हमारा सारे का सारा मेन नाका है। उसके आगे चक्की पुल, नेक्स्ट गोल चौक,
जहां पर नेशनल हाईवे अमृतसर से मर्ज हो रहा है और जलंधर वाला मर्ज हो रहा है, वहां पर हमारी हैवी बैरिकेडिंग होगी ताकि वहां पर पूरा फुल सिक्योरिटी प्रोग्राम हो। और मेन जो हमारा परमानेंट नाका है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, वहां पर है, और माधोपुर में हमारा सारे का सारा कमांड सेंटर है। इसके अलावा हमने जो हिमाचल से रास्ता आ रहा है हरियाल से डिफेंस रोड की तरफ, उस नाके को सारा कवर किया है। इन रास्तों पे हमारे नाकाज, पेट्रोलिंग केओटी कम पेट्रोलिंग पार्टीज और जितने भी लंगर्स हैं, ये सारे के सारे पैरामिलिट्री फोर्स से कवर रहेंगे। उनकी हेल्प के लिए पंजाब पुलिस भी है और ट्रैफिक पुलिस। तो हमने ये सारे का सारा इंतजाम किया है। माधोपुर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जहाँ पर डेडिकेटेड नंबर है और जहाँ पर सारी की सारी रजिस्ट्रेशन, कितने यात्री गए और कितनी गाड़ियाँ गई, उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा। और अगर किसी को हेल्प चाहिए तो हम वो सारी की सारी हेल्प लेंगे। अगर तो कोई यात्री रजिस्टर्ड है, वो सीधा जाएगा लखनपुर से पास होकर जाएगा, अपने वेरीफाई कराएगा। अगर कोई यात्री अनरजिस्टर्ड है तो हम उसको गाइड करेंगे कि वो सीधा जम्मू जाए और वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन कराए। लंगर हाल में हमने पैरामिलिट्री फोर्स की एक सेक्शन, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमने बैरिकेडिंग, ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। वहाँ पे हमने जो लंगर वाले जो मैनेजमेंट है उनको बोल रखा है कि उनके सभी के सभी सीसीटीवी कैमरास होंगे, इनमें उनका मेन हाईवे पे 2 और उनका जो वहाँ पर जो डाइनिंग हॉल है वहाँ पर, जहाँ पर खाना बन रहा है वहाँ पर, और उसके पीछे, और पावर बैकअप रहेगा 24/7। उसके इसके बिना हमने उनको बोल रखा है कि उनके वॉलंटियर्स जो उनके काम कर रहे हैं, उनके एक अलग सी जैकेट होगी ताकि हम उन्हें बाइफरकेट कर पाएंगे ये कौन से वॉलंटियर हैं जो हमारे आदमी हैं, और हमारी भी हेल्प हो सके। इसके बिना हमने वहाँ पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, उनको बोला कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो दोनों एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों यूज कर सके। और अब देखते हैं अगली खबर। कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म मामले में भाजपा का बड़ा आरोप, एफआईआर से छेड़छाड़, पीड़िता के परिजनों को छुपा रही है पुलिस। मनन कुमार मिश्रा का बयान। शहर में सामने आए कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि हमने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों से बात की, कॉलेज के अन्य स्टाफ से भी मुलाकात की। जब हमने कुछ दस्तावेज देखे तो पता चला कि एफआईआर के साथ छेड़छाड़ की गई है। दस्तावेज देखकर ऐसा लगता है कि आरोपी का नाम बदलने की कोशिश की गई है। विजिट किया, बहुत लोगों से हम लोग मिले, वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी मिले, कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल से मिले और भी आम लोगों से भी मिले, कॉलेज से रिलेटेड कुछ और स्टाफ से भी हम लोग इनडायरेक्टली मिले, उस मोहल्ले के लोगों से मिले। तो सबसे पहले जो वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल यूनिट है, उसकी जो महिला सेल की अध्यक्षा हैं, उन्होंने एक पेपर जो हम लोगों को उपलब्ध कराया, उसमें ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो एफआईआर होता है उसके साथ कुछ टेम्परिंग हुई है। एफआईआर कुछ देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक्यूज्ड का नाम उसमें बदलने की कोशिश की गई है, उसमें कुछ टेम्परिंग किए गए हैं, उसको मिटा के JMP इस ढंग का लिखा गया है फुल नेम। देखिए, क्रिमिनल लॉ में जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो ये है कि जो पीड़िता है, विक्टिम है रेप की, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना है। एक्यूज्ड का नाम उसको छुपाने का, उसको हटा के और MJP ऐसा कुछ लिखना, इसका कुछ मायने हम लोग को समझ में नहीं आया। फोटोकॉपी जो हम लोग के पास है, तो इससे थोड़ा सा तो डाउट जरूर है इस मामले में कि एक तो डिलेड एफआईआर लॉन्च हुआ, इसमें एक दिन के बाद लॉन्च हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया कि विक्टिम से या उसके परिजनों से, उसके फैमिली मेंबर से, उसके फादर से मिले। CP से हमने कहा भी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पुलिस ने कहीं उन लोगों को छुपा के रखा है, विक्टिम को भी छुपा के रखा है, उसके फैमिली मेंबर्स को भी छुपा के रखा है। और इसका वजह क्या है ये समझ में नहीं आई बात। 2 वजह हो सकता है। वो उन्होंने कहा कि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि सच्चाई कुछ और है। क्या है, हालांकि 3-4 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। एक
गार्ड को भी उन्होंने अरेस्ट किया। एफआईआर अगर प्राइमा फेसाई हम पढ़ते हैं तो एफआईआर से ऐसा लग रहा है कि गार्ड सबसे ही इज द मटेरियल विटनेस, लेकिन गार्ड को क्यों अरेस्ट करके उन्होंने एक्यूज बना के और जेल के अंदर कर दिया, ना मीडिया से मिल सके, ना किसी इंक्वायरी कमेटी से मिल सके, हम लोगों का भी कोई ये नहीं हुआ। उसके सामने सारी घटना घटी, एफआईआर के हिसाब से लग रहा है। तो ही इज द बेस्ट विटनेस, बट ही हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, ही इज इन पुलिस लॉकअप। तो अब उसको क्या सिखा पढ़ा रही है पुलिस, इन्वेस्टिगेशन में क्यों ऐसा है, एक्यूज का नाम बदल दिया गया और किसी से मिलने नहीं दिया गया। हम लोगों को भी कॉलेज में हम लोग जाना चाहे तो बड़ी मशक्कत के बाद बहुत फोर्सफुली हम लोग बहुत कहा सुनी किए, तब जाके कॉलेज के प्रांगण में वाइस प्रिंसिपल से हम लोग को मिलने दिया गया। और वो एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, जो उसकी जीबी है जनरल बॉडी, उसमें सारे गवर्नमेंटल अथॉरिटीज और पॉलिटिशियंस हैं टीएमसी के। एक्यूज्ड आपने देखा, जो मेन एक्यूज्ड एफआईआर में जिसको इन लोगों ने अरेस्ट किया है, ही इज क्लोजली रिलेटेड टू टीएमसी। अब किसी दूसरे बड़े बड़े एक्यूज्ड को छुपाने के लिए एफआईआर में वैसा किया गया जो हम लोगों के दिमाग में है। जो बात विक्टिम से मिलने के बाद, उसके परिजनों से मिलने के बाद क्लियर हो पाती, वो नहीं हो पाई। तो हम लोग अपना रिपोर्ट में हम लोग चारों आदमी भी आजकल में बैठेंगे और बैठ के उसको हम तैयार कर रहे हैं। सारे एस्पेक्ट पर हम लोगों ने कल देर रात भी बात की और अब रिपोर्ट हम दे रहे हैं। लेकिन अब रिपोर्ट के बाद पश्चिम बंगाल की ममता जी की सरकार है, वो कितना उस पर अमल करेगी ये अलग बात है। लेकिन हम अपना रिपोर्ट सारा जो कुछ सामने है और जो दिमाग में डाउट है, जिस लाइन पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो सारा हम लोग अपने माननीय जेपी नड्डा जी को, अपने पार्टी को उपलब्ध कराएंगे। और ये मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग रन जनता के सामने भी आना चाहिए। बैकग्राउंड हमारे पार्टी का जो उद्देश्य रहा है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए, जांच हो एक इंडिपेंडेंट, तो ये एक फेयर इंक्वायरी, एक जांच का पर्पस ये है कि पुलिस का इतिहास जो पश्चिम बंगाल का रहा है, लगातार मामले हसप किए जाते रहे हैं, एविडेंस को डिमोलिश किया जाता है, टेम्परिंग होती रही है। अभी भी मैंने कहा ना, एफआईआर आप देखेंगी, कल रिपोर्ट जब हम सबमिट कर देंगे उसके बाद हमको लगता है कि पार्टी ही सारी चीज सामने लाएगी, मीडिया में भी। एफआईआर देखने से लगता है कि उसमें टेम्परिंग किया गया है, नाम मिटा के और JMP ऐसे कुछ लिखा गया है। इसका कोई सेंस नहीं है। कभी भी एक्यूज्ड का नाम छिपाना नहीं है। एक्यूज्ड का नाम तो दुनिया के सामने आना चाहिए। जब एक्यूज्ड नेम्ड है, अननोन रहता है तो वो दूसरी बात होती है, उसमें TI पैरेड वगैरह की जरूरत पड़ती है, लीगली कुछ उसमें अड़चन आ सकता है। लेकिन यहाँ जब उस नाम दे रही है विक्टिम, तो उसको तो हाईलाइट करना चाहिए। तो यही है, अब हम रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग के सामने आएगा रिपोर्ट आप लोग। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन। सीएम योगी बोले, परंपरागत चिकित्सा में आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह संस्थान न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए परंपरागत चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना से उत्तर प्रदेश को परंपरागत चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। छात्राओं को प्राप्त हुआ। आज प्रातः काल से ही आयुष विश्वविद्यालय के, प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में, और इस दौरान छात्र छात्राओं के साथ जगह जगह सड़कों पर उतर करके पहली बार हुआ है जब भारत का कोई संवैधानिक प्रमुख सड़क पर छात्रों के अभिवादन करते हुए बच्चों के साथ में जाकर के उनके साथ संवाद करे। अभिभूत करने वाला क्षण था। उनका व्यक्तित्व देख करके मुझे दिनकर जी की पंक्तियां याद आती है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ,
अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। और उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति है हमारे देश के राष्ट्रपति। मैं इस अवसर पर महायोगी गुरु गोरखनाथ की इस पावन धरा पर उन्हीं के नाम पर बने हुए इस विश्वविद्यालय में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके कार्यक्रम के कल से जुड़े हुए जितने भी पक्ष थे, आईसीआर का जो प्रतिष्ठित संस्थान है आईवीआरआई बरेली, वह एग्रीकल्चर और वेटनरी साइंस का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम कर रहा है। देश के एक प्रतिष्ठित संस्थानों में से है और दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में उसकी गिनती होती है। एम्स मेडिकल एजुकेशन और टर्सरी केयर का देश के अंदर और दुनिया के अंदर बेहतरीन केंद्र के रूप में माने जाते हैं। आयुष पद्धति 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से मंत्रालय का गठन होना और ट्रेडिशनल मेडिसिन को आज जो सम्मान प्राप्त हुआ है, वह गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय के साथ उत्तर प्रदेश को इस फील्ड में और तेजी के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं मान के चलता हूं कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय इन सभी फील्ड में एक साथ इन सबको लेकर के कार्य करने वाला एक संस्थान है, जिसमें एलोपैथ भी है, आयुर्वेद भी है, नर्सिंग भी है, फार्मेसी भी है, पैरामेडिकल भी है, एग्रीकल्चर भी है। और उन सभी क्षेत्रों में एक विशिष्ट न केवल अध्ययन और अध्यापन का केंद्र है, बल्कि शोध और विकास के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने वाले नए संस्थान के रूप में आगे बढ़ा है। और इसलिए आदरणीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम के अंतिम श्रृंखला में उन सभी कार्यक्रमों को समाहित करने वाला एक कार्यक्रम आज यहां पर उनका योग्य मार्गदर्शन और आशीर्वचन महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के परिवार को प्राप्त हो रहा है। यह हम सब के लिए न केवल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और गोरखपीठ से संचालित संस्थाओं के लिए, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए यह उनका मार्गदर्शन एक नई प्रेरणा होगी। आइए देखते हैं अगली खबर। शिरोमणि अकाली दल अब खाली दल बन चुका है। पंजाब आप अध्यक्ष अमन अरोड़ा का सुखबीर बादल पर तंज। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बादल साहिब मीडिया के जरिए पंजाब की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अमन अरोड़ा ने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि सुखबीर सिंह बादल कुछ मीडिया चैनलों के माध्यम से ये दावा कर रहे हैं कि हजारों अकाली कार्यकर्ताओं को बिक्रम सिंह मजीठिया की कोर्ट पेश में शामिल होने से रोका जा रहा है। मैं बादल साहिब से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास पंजाब भर में अब भी हजारों कार्यकर्ता बचे भी हैं? आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड में हो रही जनसंख्या संतुलन की साजिश, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का बड़ा बयान। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड में एक बड़ा और विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिया सुनियोजित तरीके से जनसंख्या का संतुलन बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आदिवासी समाज प्रभावित हो रहा है। संजय सेठ ने कहा कि हम लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे आदिवासी भाइयों की बहनों और बेटियों पर नजर रखते हैं, उनकी जमीन, खेत और संपत्ति हड़पने की कोशिश करते हैं। देखो, हम सब लगातार आवाज उठाते रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हमारे आदिवासी भाइयों का, उनकी बहन बेटियों पे नजर, उनकी संपत्ति पर नजर, खेत पे नजर, उनसे निकाह करना, शादी रचाना और उनके माध्यम से सत्ता पे काबिज होना, माने मुखिया बनाना, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य बनाकर सत्ता पे काबिज। अब तो नया मामला प्रकाश में आ रहा है कि बांग्लादेश से गर्भवती महिलाएं झारखंड आ रही हैं, पाकुड़ और साहिबगंज, वहां डिलीवरी हो रही है। अब बताओ, जो बच्चा पैदा होगा वो तो भारतीय हो, इंडियन हो गया ना भाई, वो तो झारखंडी हो गया। ये क्या हो रहा है मुख्यमंत्री जी? ये तो आदिवासियों की संख्या
कम हो रही है, बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, डेमोग्राफी बदल गई। ये नया मामला प्रकाश में आया है। मीडिया के मित्रों ने ही सूचना थी, लेकिन आज मीडिया के मित्रों ने ही बताया कि ये तो ऐसा सब मामला प्रकाश में है। तो बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आदिवासी हित में, आदिवासी सुरक्षित रहें, आदिवासी जो अल्पसंख्यक हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, उनको बढ़ाया जाए, हमारी बहुबटी सुरक्षित रहे, इसके लिए तुरंत कदम उठाकर जो बांग्लादेशी मुसलमान यह कुकर्म कर रहे हैं उनको रोकने की जरूरत है। और अब अगली खबर, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 21 दिन से चल रहा छात्र आंदोलन समाप्त। 7 मांगों पर सहमति, वीसी हटाने पर बनेगी समीक्षा समिति। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा चलाया गया 21 दिन का लंबा आंदोलन शनिवार को समझौते के साथ समाप्त हो गया। छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत के बाद 7 प्रमुख मांगों को मान लिया गया है, जबकि विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने की मांग पर विचार के लिए एक समीक्षा समिति बनाई जाएगी। समझौते के बाद भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जारी है। यूनिवर्सिटी का जो कई दिन से लगातार जो कार्यक्रम चल रहा था बच्चों का, वो आप सबने देखा। और इस लंबी जो एक तरह से बच्चों के बीच में और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच में जो खींचातान चल रही थी, उसको आज समाप्त करने के लिए एक ऐसी मंत्रणा अधिकारियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ डिप्टी कमिश्नर महोदय, एसपी साहब और तमाम अधिकारीगण बैठ करके बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसको अंजाम देने का काम, आज फैसले का जो काम किया है, सर्वप्रथम तो मैं मुबारकबाद देता हूं आप सब प्रशासन के लोगों को भी और ऐसे स्टूडेंट्स को भी जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से बैठ करके ये बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस फैसले को अंजाम दिया। मैं धन्यवाद उन साथियों का भी करूंगा जो हमारे ऐसे दूसरे साथी भी थे जो लगातार इनको समर्थन भी कर रहे थे और हमारे फैसले में उन लोगों ने बड़ा साथ दिया। मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्तिगत तौर पे करना चाहूँगा। साथियों, इनकी मांग पहले दिन से ही जो मांग थी, उस मांग पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लोगों की एक ऐसी कमेटी बनाई। ढांडा साहब जिसके चेयरमैन थे और 2 हमारे जो मंत्री जी थे वो कैबिनेट के वजीर थे, उनके साथ बेदी साहब थे, गंगवा साहब थे और एक साधारण विधायक के तौर पे मैं भी उसका मेंबर था। माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब, एसपी साहब और तमाम अधिकारी लोग सब ने बैठ करके एक बहुत ये गहन विचार के बाद इन्होंने एक अपनी मांग रखी थी। 8 मांगे इनकी थी। 8 मांग जो रखी इन्होंने, वो सारी की सारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उस कमेटी के तमाम लोगों ने एक राय से उसको मंजूर कर लिया था। परंतु कुछ कमियां, आपस की कम्युनिकेशन गैप की बात करूं या कुछ बातें रह गई जो समझने में फर्क था। 1 दौर की, 2 दौर की, 3 दौर की बातें हमारा प्रशासन को बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने बहुत समय देकर के इन बच्चों को बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत अच्छी बातें इनके साथ बैठ के करने का काम किया। आज अंतिम दौर की जो बातचीत हमारी चली, इसमें कुछ ऐसी चीजें थी कि जो मांगे थी पहले 8, उनमें ऐसी चीजें भी थी जो बच्चे चाहते थे कि त्वरित तौर पे वो हो जाए। तो आज हमने उसमें जो डिसीजन लिया वो कमेटी के साथ बैठ करके लगभग 6-7 ये बातें इनकी ऐसी थी जो ये चाहते थे कि आज ही हम धरना उठाएंगे और आज ही वो हमारे को ऑर्डर मिल जाए। आइए देखते हैं अगली खबर। ब्रह्मपुत्र मेल में यूट्यूबर कनिका देवरानी के साथ हुई घटना पर रेलवे का बयान। सीपीआरओ के के शर्मा ने स्पष्ट की स्थिति जाहिर की। ब्रह्मपुत्र मेल के 2AC कोच में सफर कर रही यूट्यूबर कनिका देवरानी द्वारा नशा देकर लूटे जाने के आरोपों के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आ गया है। इस मामले में रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के शर्मा ने बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है कि कहा कि सीपीआरओ के शर्मा ने यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को गंभीरता से लिया जाता है। कनिका देवरानी द्वारा लगाए गए आरोपों की हम गहनता से जाँच कर रहे हैं। ये जो वीडियो, जब वो वीडियो हमने देखा और साथ में ही जो पैसेंजर है उन्होंने यहाँ पे गुवाहाटी स्टेशन में आके आरपीएफ के सामने जब वो केस का डिटेल्स भी बताया, तो उसके बाद इमीडिएटली उसकी तहकीकात की गई और सारा जो मतलब वहाँ पे जो फ़ोन का ट्रैकिंग का सिस्टम है हम लोगों का, CEIR जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस सिस्टम में भी उसको एंटर किया गया और उसको ट्रेस किया गया और फाइनली 30 तारीख को वो फ़ोन रिकवर किया गया। आरपीएफ और जीआरपी एनजेपी के
जो टीम है उन लोगों ने वो CEIR पोर्टल की मदद से उस फ़ोन को ट्रेस करके वो जो भी चोरी का ये केस था वो फ़ोन को रिकवर किया और जो कंसर्न्ड क्रिमिनल था उनको अरेस्ट भी किया गया है और अभी वो कोर्ट का प्रोसेस अभी चालू है, जो कि कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से फिर जो उचित कार्रवाई है वो किया जाएगा और जो फ़ोन है वो ऑलरेडी रिकवर हो गया है और एक मतलब प्रोसेस को फॉलो करने के बाद उसको पैसेंजर को हैंड ओवर भी कर जो ये मोबाइल फ़ोन की चोरी का समस्या है, हम लोग इससे मतलब झेल रहे हैं और इसको सॉल्व करने के लिए ही ये जो सिस्टम था CEIR पोर्टल, इसको शुरू किया गया था और इसको शुरू करने के बाद हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। इनफैक्ट 100 से भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स ऑलरेडी रिकवर हो गए हैं। कई सारे क्रिमिनल्स जो हैं उनको हमने अरेस्ट किया और उनके जो नेटवर्क्स हैं उसको भी हम लोग हमारे जो RPF और GRP के फोर्सेस है, कई बार उन्होंने अंडर कवर खुद वो पैसेंजर बन के जाके वो देखा, फिर वो कहाँ से जाता है और हमने देखा कि ये जनरली बॉर्डर एरियाज़ में ये फ़ोन्स को फिर बेचा जाता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग कर रहे हैं, एक रेगुलर कोशिश है कि ये चोरी का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसमें कुछ क्रिमिनल के नेटवर्क्स है जो कि ट्रेनों में घूमते हैं, फ़ोन चोरी करते हैं और फिर उसको बेचते हैं और कुछ दुकानें भी शामिल है जो कि जिन दुकानों में फिर फ़ोन को बेचा भी जाता है और जो लोग फ़ोन को खरीदते भी हैं। तो ये पूरे नेक्सस जो पूरा नेटवर्क है उसको हम लोग तोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। अभी इसी साल 2025 में 100 से भी ज़्यादा फ़ोन रिकवर हो चुके हैं, कई क्रिमिनल्स अरेस्ट हो चुके हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या को समाधान कर सकें। ये पर्टिकुलर केस मालदा में हुआ था। ये आपका जगह का नाम है कलिया चौक मालदा में ये हुआ था। बाकी इसके अलावा भी जैसे असम में भी होजाई लंका जैसे कई जगहों पे हम लोगों ने जो रेड्स किए और उसमें ये फ़ोन रिकवर किए। तो इस प्रकार के कुछ फिक्स जगह है जहाँ पे ये चीज़ हो रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको सॉल्व करने। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ELI योजना बनेगी गेम चेंजर, युवाओं को मिलेगा नया अवसर। भारतीय मजदूर संघ के गिरीश चंद्र आर्य का बयान। केंद्र सरकार की ELI योजना को लेकर देश भर में चर्चा तेज हो गई है। इसी कड़ी में भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय सचिव गिरीश चंद्र आर्य ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल देश के युवा और श्रमिक वर्ग के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। गिरीश चंद्र आर्य ने कहा कि योजना वास्तव में गेम चेंजर साबित होगी। ये सरकार की ओर से एक अनूठी और पहली बार की गई पहल है जो युवाओं की कार्यशक्ति को प्रोत्साहित करेगी और रोजगार के नए अवसर खोलेगी। ये स्कीम वास्तव में गेम चेंजर साबित होगी और ये सरकार की अनोखी अपनी पहली पहल है। इससे जो युवा वर्ग है उसको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, उसको रोजगार के अवसर खुलेंगे और सरकार ने केवल ये घोषणा नहीं कर दी है, इसके लिए बाकायदे 99,446 करोड़ का बजट भी दिया है। तो इसमें जो है जो फर्स्ट टाइम जॉब सीकर हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, उनको जो है आकर्षित करने के लिए सरकार ने 15,000 रुपये एक साल में, जब 6 महीने की सर्विस पूरी हो जाएगी तो 7,500 मिल जाएंगे, फिर एक साल पूरे हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान दिया है। ये एक दिन में योजना नहीं बनाई है, सरकार ने इसमें बहुत कंसल्टेशन किया है, स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन किया है, काफ़ी अच्छे से इसका अध्ययन करने के बाद में जब इस स्कीम को बनाया है। और पहली बार भारत में, आज़ाद भारत में पहली बार किसी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है इम्पोर्टेंस दी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्पोर्टेंस देने का मतलब है इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एक ऐसी ग्रोथ जो कि जो है आगे तक आपको समावेशी ग्रोथ मिलेगा। जब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो देश के अंदर रोजगार बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी, हम निवेश भी करेंगे, वो जो एक्सपोर्ट भी करेंगे और जो अभी तक हम इंपोर्ट करते हैं उसमें से कटौती होगी। तो हर तरह से इसका विकास होगा। कर्मचारियों को एम्प्लॉयर, 2 तरह की स्कीम है इसमें, एक तो न्यू कमर्स के लिए है, एक सस्टेनेबल उसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो बहुत सारे एम्प्लॉयर इस वजह से लोगों को नहीं रखते हैं कि उनको PF वगैरह का, सोशल सिक्योरिटी का जो है कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, तो उसे वो बर्डन समझते हैं। तो सरकार ने जो है इंश्योर किया है, प्रावधान किया है कि 3,000 रुपये प्रति एम्प्लॉई प्रति माह, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 2 साल तक और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 4 साल तक वो 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह देंगे। तो उसमें जो है उसमें एम्प्लॉयर का
बचत होगी। मगर इसमें केवल इतना ही नहीं है, इसमें सरकार को, हालांकि हमें विश्वास है जैसा सरकार अपना काम कर रही है, जो स्कीम लेकर के आती है उस स्कीम को फुलफिल करने के लिए पूरा एफर्ट्स भी करती है। अभी केवल ये घोषणा हुई है, इसके अभी दिशा निर्देश तय होने हैं। वो दिशा निर्देश तय करने में हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार कड़ाई से नियमों को बनाएगी और कड़ाई से नियमों का पालन कराएगी। किसी भी तरह से कोई उद्योगपति इसका कोई मिसयूज ना कर सके, तो और जो इसका स्कीम को किसी तरह से खराब नहीं कर सके। तो ये सरकार से हमारी निवेदन भी रहेगा कि भारतीय मजदूर संघ इस स्कीम का सहर्ष स्वागत करती है। ये एक गेम चेंजर स्कीम होगी और देश के युवाओं को एक नई राह दिखाने वाली स्कीम होगी। और अब अगली खबर, बहुड़ा यात्रा, सुनावेश और नीलांद्री बीजे के लिए सभी तैयारियां पूरी। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का बयान। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने मंगलवार को कहा कि बहुड़ा यात्रा, सुनावेशा और नीलांद्री बोझे जैसे पवित्र आयोजनों के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं सभी पहलुओं की समीक्षा की। हरिचंदन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बहुड़ा यात्रा, सुनावेश और नीलांद्री बीजे के दौरान उत्पन्न हो सकने वाली हर संभावित स्थिति का गहराई से आकलन किया है। सभी तैयारियां समय पर चल रही है और जिला प्रशासन, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर has reviewed the preparedness of the district administration as far as the festival is concerned, as far as the Bahuda Yatra, Sunnavesh and Niladri Bijay is concerned. He has reviewed the situation, reviewed the probable law and order situation. He has reviewed the probable problems if anything is coming up. Everything has been discussed at a higher level meeting where including the Chief Secretary, DG and all senior police officers, district administration, collector and other officers, everybody were present along with us, Honorable MP of Puri and all our MLAs of Puri, they were also present there. Everything has been discussed and the preparation, whatever is till today, whatever has been planned, everything is perfect, and we are expecting by the grace of Lord Jagannath, by the blessings of Lord Jagannath, everything will go on smoothly and everything will be done meticulously. And in the second round, Honorable Chief Minister again sat with the senior servitors of Chhattisgarh Nijog, and they were having some points to discuss with Honorable Chief Minister, and they have put forth their demands, their points in front of the Chief Minister, and they have been assured that the government will take care of the situations, take care of their demands, and very shortly after Rath Yatra, we'll be sitting again to look into that, and whatever is possible will be redressing that. और अब अगली खबर, 2014 से हो रहे पुरी का विकास, अब पहली बार सेवायतों को मिला भरोसा। वरिष्ठ सेवायत सोमनाथ खूंटिया का बयान। श्री जगन्नाथ मंदिर के वरिष्ठ सेवायत सोमनाथ खूंटिया ने पुरी में चल रहे विकास कार्यों और राज्य सरकार से मिले आश्वासन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुरी का विकास वर्ष 2014 से निरंतर हो रहा है और अब पहली बार सेवायत समाज को सरकार से स्पष्ट समर्थन मिला है। सोमनाथ खूंटिया ने कहा कि मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, वैसे ही पुरी का भी विकास 2014 से लगातार हो रहा है। देखिए, मैं तो चुंबक में आपको बता रहा हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में सरकार को संभाले थे, एक ही नारा लगाए थे कि विकास होगा तो पूरा भारत से होगा और जगन्नाथ धाम पुरी से होगी। तो पुरी का विकास 2014 से हो ही रहा है। सेवायतों की विकास आज शुरू हुआ है। जब जगन्नाथ जी वापस आके मंदिर में प्रवेश करेंगे तब से शुरू होगा। वो हमको प्रतिश्रुति दी गई है मुख्यमंत्री मोहन मांझी सरकार की ओर से और आईन मंत्री से ओर से। तो हम जगन्नाथ धाम पुरी में विगत 40 साल से देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा सरकार नहीं था जो हमारी दर्शनार्थियों, मंदिर और पुजारियों के बारे में सोचने के लिए बैठक ले रही थी। तो आज के दिन में
2 बैठक ली गई है, एक आयन मंत्री के साथ में और एक सीएम के साथ में। तो इन दोनों में एक ही रिजल्ट मिल रहा है कि हमारे जो मांगे थी, दिल की जो बात थी, जो समाज की उन्नति की इच्छा थी, जो हम समाज के विकास की सोच रहे थे, वो सेवायत समाज के विकास आज प्रतिश्रुतिबद्ध सरकार है जो हमको करने के लिए प्रतिश्रुति दे गई है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा खत्म होने के बाद में हम हर 3 महीने के बाद में एक बार बैठेंगे और हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। जो सीएम ने कहा है कभी भी आप आ सकते हैं शिकायत लेके। हर कोई शिकायत आपका डिमांड नहीं, आपका अधिकार की ओर से सोचा जाएगा और पूर्ण भी की जाएगी। इसमें कोई दुविधा नहीं है। हम भरोसा करते हैं कि भारतीय सरकार डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। हम भरोसा के साथ सीएम और लॉ मिनिस्टर को धन्यवाद देते हैं जो हमारी सरकार हमारी समाज को कुछ आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, जिसमें हमारा एजुकेशन, हेल्थ, होम तीनों को लेके आज आलोचना हुई है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कुछ बच्चे पढ़े लिख के आज की हुई है, जिसमें हमको कोटा मिलेगी सर्विस के लिए, जिसमें हमको हेल्थ का सोचा जाएगा, जिसमें हमको हमारा घर भी मिलेगा। इस हम बहुत खुश है और सेवायत समाज की ओर से इतना करीब, इतना अंदर की बात कहने के लिए हमको कभी मौका नहीं मिला था और जब मौका मिली तो हम रिटर्न के साथ में सीएम को प्रदान किए और उन्होंने सोचने के लिए, काम करने के लिए हमको प्रतिबंधक भी हुए। देखिए, वो उसी की बात में कुछ चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा उदास रहे और आंख में भी इनके आंसू आ गई और कहने लगे कि मैं निमित्त मात्र हूँ, प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से इनकी परिवार को ताकत मिले जो ये समय में इनको सहाय हो और जो सरकार की ओर से करना चाहिए था उसको हम जरूरी करेंगे। इसमें कोई दुविधा नहीं है, चाहे राशि की हो या चाहे परिवार की हो। ये सारे परिवार 4.5 करोड़ इंसान ओडिशा में हमारा है, हम उनके हैं, वो हमारी परिवार के सदस्य हैं। हम भी मर्माहत हैं जो हो गया और हम भी सेवायत की ओर से मर्माहत है। जो हमारे यहाँ पे 15,000 परिवार है, हम भी मर्माहत है, सारा प्रशासन मर्माहत है। इन बातों पर जो दुर्घटना घटी, वो घटने के बाद में किसी को मालूम नहीं था, ना कोई दोषी था, ना कुछ था। जो हो गया उसके बारे में मेरे सरकार तुरंत एक्शन लिया और राशि भी घोषणा की और सस्पेंड भी किया और ट्रांसफर भी किया। दूसरी सरकार की तरह मेरे सरकार वो नहीं है जो कानून रास्ता में चले और मैं हंस के घर चले जाऊं। मैं तुरंत एक्शन लेता हूं, ऑन स्पॉट में लेता हूं, जो कहता हूं वो ही करता हूं। जय जगन्नाथ। अब देखते हैं अगली खबर। लाउडस्पीकर विवाद के बीच महिम जामा मस्जिद ने अपनाया डिजिटल समाधान, ऑनलाइन अजान ऐप से होगी अजान की लाइव स्ट्रीमिंग। मुंबई में लाउडस्पीकर को लेकर जारी विवाद के बीच महिम जामा मस्जिद ने एक तकनीकी और शांतिपूर्ण समाधान अपनाया है। अब मस्जिद से होने वाली अजान की लाइव स्ट्रीमिंग एक विशेष मोबाइल ऐप यानी कि ऑनलाइन अजान के जरिए की जाएगी, जिससे आसपास की जनता तक इसकी आवाज डिजिटल माध्यम से पहुंच सकेगी। इस पहल की जानकारी देते हुए मुहिम दरगाह के ट्रस्टी फहाद खलील पठान ने कहा कि ये ऐप ऑनलाइन अजान मूल रूप से तमिलनाडु में कुछ IT प्रोफेशनलों द्वारा जन सुविधा के लिए शुरू किया गया था। जब हमें इसके बारे में पता चला तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका उपयोग यहाँ भी किया जाएगा। ये ऐप जिसका नाम है ऑनलाइन अजान, तमिलनाडु की एक कंपनी है जो कुछ IT प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने लोगों की सहूलत के लिए ये ऐप तमिलनाडु में शुरू किया था, क्योंकि वहाँ भी अजान के रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो शुरू हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने लोगों की सहूलत के लिए वहाँ शुरू किया था। तब जब हमें यहाँ पता चला उस ऐप के बारे में, तो हमने भी सोचा कि उससे जो है फ़ायदा उठाया जाए। हमने अपनी मस्जिद को उस ऐप पर रजिस्टर किया है जिसका नाम है ऑनलाइन अजान, और वो iOS जैसे आईफोन और एंड्रॉयड पर कम्प्लीटली फ्री है और जो भी चाहे उसे डाउनलोड कर सकता है। और जो हमारी मस्जिद को सिलेक्ट करेगा, बम्बई में महिम जुमा मस्जिद, वो उस यहाँ की अजान को लाइव जो है वो सुन पाएगा। जो कि आप लोग जानते हैं कि पहले अजान जो है लाउड स्पीकर पे हुआ करती थी, अब अजान जो हो रही है वो बॉक्स स्पीकर पे हो रही है, तो उसका आउटरीच जितना पहले हुआ करता था उससे थोड़ा कम हो गया है। तो लोगों को घर बैठे ज़रा दिक्कतें आ रही थी कि अजान सुनने में, तो हमने सोचा कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर जो है कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को दिक्कतें भी ना आए और घर बैठे जो है वो लोग अजान सुन पाए। ये एक सिंपल ऐप है जिसका नाम है ऑनलाइन अजान। आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है। और ये ऐप आपसे कोई आपका नंबर नहीं मांगता, कोई OTP नहीं मांगता, कोई ईमेल नहीं मांगता। आपको बस ये ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको एरिया सिलेक्ट करना है, जैसे मुंबई, और मुंबई में फिलहाल इसमें 8 मस्जिदें रजिस्टर्ड हैं। तो उसमें से जिस मस्जिद के आप नज़दीक रहते हैं उस मस्जिद को आप सिलेक्ट कर 5 वक्त उसकी ऑनलाइन लाइव अजान जो है वो सुन सकते हैं।
अब ज्यादा कंट्रोवर्सी में ना पड़ते हुए हम बस यही कहेंगे कि जो हाईकोर्ट और पुलिस का जो आदेश है हम उसकी पालन कर रहे हैं और उसे मद्देनजर रखते हुए हमने ये ऐप का जो है सहारा लिया है। क्या ये ऐप इसी तरह आगे भी चलता रहेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। फिलहाल 5 दिनों में 2000 लोग जुड़ेंगे मुझे लगता है, और आइंदा महीनों में और जब रमजान आता है तो और भी कई लोग इससे जुड़ेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जंगल बचाने के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी, माफियों पर होगी सीधी चोट। त्रिपुरा के वन मंत्री अनिमेश देव वर्मा ने दिया बयान। त्रिपुरा के वन मंत्री अभिनेश देव वर्मा ने राज्यों में वन संरक्षण को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वन माफियों को और जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, 3 ब्राह्म सहायता प्राप्त परियोजनाएं चल रही है। इनके उद्देश्य केवल वनों की रक्षा करना और अधिक हरियाली को बढ़ावा देना है। The plans already I have told. The 3 external aided projects are on. The plan is only to save the forest and to have more greenery. But the future action plan, I think we have to take on the muscle men, the people who are destroying the forest resources. We have to take drastic action on them. And people who are conniving with them from the department also will be taken action, that I have already assured. Now, point is that any plan, anything, any future action, the action is always towards saving the forest. তাদের উদ্দেশ্য তো আমি বারবার বলেছি যে রাইদাং আইন, রাইদাং মানে লাঠি। এই টিএসআর কেন চাওয়া হচ্ছে? টিএসআররা আসলে এই বনদস্যুদের বিরুদ্ধে কোনো জেন্টলম্যান ভদ্রলোক পারবে না লড়াই করতে, আমিও পারবো। অস্ত্র সহ ওয়েল ডিসিপ্লিন টাস্ক ফোর্স তৈরি করে এদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। ওই জায়গায় এটা চলে গেছে। সো আই এম সিরিয়াস অ্যাবাউট ইট, দি গভর্নমেন্ট ইজ সিরিয়াস অ্যাবাউট ইট। এদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নাও। লাস্ট 1-2 ইয়ার্স এটা কিন্তু ধীরে ধীরে কমছে, বা যেখানেই হচ্ছে তারা ব্যাপক হারে সুসজ্জিতভাবে চলে আসে, অ্যান্ড দে অলসো টেক ইনফরমেশন। আমাদের দপ্তরের অফিসাররা কোথায় মুভ করছে, কি হচ্ছে, এই সমস্ত তথ্য নিয়েই তারাও করছে এই কাজগুলো। আদারওয়াইজ খুব সরাসরি মুখোমুখিভাবে প্রকাশ্যে এগুলো যেভাবে আগে হতো, এগুলো ধীরে ধীরে কমছে। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমাকে বলেছেন যে 2টা টিএসআর ব্যাটালিয়ন, যেটা ইন্ডিয়ান রিজার্ভ, বর্তমানে তারা দিল্লিতে কোথাও না কোনো পার্লামেন্ট বা কোনো একটা রক্ষায় কাজে ব্যস্ত, এবং তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে, এবং ওনারা আসতেই আমাদের একটা ব্যাটালিয়ন দেওয়ার কথা উনি বলেন। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कन्वरियों के लिए शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण भोजन की पहचान, ढाबा मालिक ने लगाया विशेष नाम प्लेट। स्थानीय एक ढाबा मालिक ने अपनी दुकान के सामने खास नाम प्लेट लगाया है, जिसका उद्देश्य कन्वरियों के शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण भोजन की गारंटी देना है। ढाबा मालिक ने बताया कि हमने अपनी दुकान के बाहर एक नेम प्लेट लगाया। यहाँ हम केवल शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन परोसते हैं। ये नेम प्लेट कन्वरियों के लिए ये पहचान बन गई है कि उन्हें हमारे यहाँ अच्छा भोजन मिलेगा। कन्वरियों के लिए सुविधाजनक है। हमने तो नेम प्लेट लगा दी, जैसे ही हमें आज्ञा मिली तो हमने नेम प्लेट लगा दी। और वैसे भी हमारा कोई हिंदू देवी देवताओं के नाम पे नाम नहीं है, हमारा नेपाली ढाबा है, शुद्ध खाना बनता है, और नेम प्लेट हमने लगाई दी। मालिक साहब का, ठाकुर साहब का नाम लिखा हुआ है, और मैंने अपना भी नाम लिख दिया। स्कैनर मेरे नाम का ही लगा हुआ है यहाँ पे। इसके असली मालिक सैंदर ठाकुर है, यही रामपुर है। मेरा नाम इंतखाब आलम है, मैं किराए पे चला रहा हूँ। देखो जी, हम तो अपना गलत नाम नहीं बता रहे आपको, भाई जो गलत कोई बता रहा हो तो वो जाने, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। हमारा डब्बा महादेव स्वाद रेस्टोरेंट, छपार टोल के पास। नेम प्लेट का सही मामला है जी, बहुत ठीक मामला है। हमारे कांवड़ यात्रियों को सभी को पता चल जाएगा कि हम अपने हिंदू भाई के पास रुक रहे हैं और अपने ही ढाबे पे रुक रहे हैं। ठीक चला रखी है जी, इसको लेकर बहुत अच्छा है जी। सभी भाइयों को पता लग जाएगा कि ये ढाबा किस नाम से है। ग्रीन गार्डन छपार टोल के पास। नेम प्लेट तो भाई लगानी चाहिए, बनना दे रखी सही है, बस चाय ठंडा और चाय या ठंडा पानी बस। मैं जी रोड पर काम करती हूँ होटल में। होटल का नाम है पंडा जी वैष्णो ढाबा। यहाँ पे तो जी भैया बहुत ज्यादा हंगामा हुआ है। जो एक लड़का हमारे पास में यहाँ काम करता था, साफ सफाई का काम करता था वो, तो उसके साथ में धक्का मुक्की भी हुई है अंदर कमरे में ले जाके, कि हमको ये पता नहीं उसके कपड़े उतारे या नहीं उतारे। उसने हमें बाद में बताया। यूँ कहते आप मुसलमान हो। अब भैया
अगर काम कर रहे हैं, मुसलमान भी हैं, तो क्या हुआ? अगर हम मजदूरी नहीं करेंगे, पेट कहाँ से भरेंगे? कौन हमें देगा खाने के लिए? यहाँ पे अनीता है, मैं हूँ। भैया सही नहीं हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। असली मालिक है जी दीक्षा शर्मा है जी। दीक्षा शर्मा यहाँ पे उनके बहाने के बाद में वो यहाँ 2-3 दिन लोग बैठे, फिर कोई नहीं आया। बस जी देखो जी, हमारे तो दिहाड़ी भी नहीं निकल पा रही। हम मालिक को क्या बताएंगे? कहाँ से मालिक को बताएंगे? कहाँ से अपनी दिहाड़ी लेंगे मालिक से? और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के शालीमार बाग में पुनर्स्थापित शीश महल का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के डीडीए शालीमार बाग में स्थित ऐतिहासिक शीश महल के पुनः स्थापना कार्य के बाद इसका भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। शीश महल, जो अपनी ऐतिहासिक और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, अब नए सिरे से सजाया और संरक्षित किया गया, जिससे इसकी शान और बढ़ भी गई। रेखा गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। मैम आप उस साइड आइए। मैडम आप धन्यवाद। रेखा गुप्ता जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद। चलो चलो आगे, चलो आगे चलें सर, पैदल ही चल लेंगे। रेखा गुप्ता जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। मैम आप उस साइड आइए। मैडम आप धन्यवाद। रेखा गुप्ता जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद।
दलेल सर पैदल ही चल लेंगे। ये रहा रेखा गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। मैम आप उस साइड आइए। मैडम आप उधर धन्यवाद। रेखा गुप्ता जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद। चलो चलो आगे, चलो आगे दलेल सर पैदल ही चल लेंगे। ये रहा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। शिवसेना नेता संजय राउत ने कड़ा आरोप लगाया, कहा भारत की कूटनीति कमजोर हुई, पाकिस्तान को मिल रही असामान्य प्राथमिकता। शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की विदेश नीति पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर व्हाइट हाउस तक पाकिस्तान को इतना महत्व दिया जा रहा है, जबकि पहले भारत की कूटनीति को विश्व स्तर पर अहमियत मिलती थी। पहली बार इतिहास में हो रहा है कि चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे व्हाइट हाउस हो, पाकिस्तान को पहली बार 10 साल में, उससे पहले तो ये पाकिस्तान को इतना महत्व, इतनी ताकत कभी मिली नहीं, क्योंकि भारत को, भारत की सरकार को और भारत की विदेश नीति को विश्व में, यूनाइटेड नेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिल रहा था। और हम ये विश्व को बताने में सफल रहे कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट देश है और हिंदुस्तान के साथ विश्व के और भी देश में जो आतंकवाद चल रहा है उसका पालन करना, उसका निर्माता पाकिस्तान है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, जब से जयशंकर जी आए हैं, अमित शाह जी आए हैं, हम ये साबित नहीं कर सके। और आज यूनाइटेड नेशन में एक सिक्योरिटी काउंसिल का महत्वपूर्ण पद पाकिस्तान को दिया गया। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को खाने को बुलाया जाता है, मेजबानी को बुलाया जाता है, पार्टी को बुलाया जाता है। बहुत से राष्ट्र जो है तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और अब तक भारत के चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे डिफेंस मंत्रालय हो, अब तक उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोल पा रहे। पूछना चाहिए मोदी जी ने, इतनी बड़ी छाती है उनकी 56 इंच की, ट्रम्प से सवाल करना चाहिए ये क्या चल रहा है हिंदुस्तान के साथ, आप कौन सी नौटंकी कर रहे हो। और अब देखते हैं अगली खबर। श्रीलंका ने रामेश्वरम के 7 मछुआरों को सीमा पार मछली पकड़ने के आरोप में किया गिरफ्तार, कस्टडी बढ़ी। श्रीलंका की अदालत ने मंगलवार को रामेश्वरम के 7 मछुआरे को सीमा पार मछली पकड़ने के आरोप में हिरासत में लेकर उनकी कस्टडी 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। मछुआरों को श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में अनधिकृत मछली पकड़ने के कारण गिरफ्तार किया गया था।
भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमाओं को लेकर यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर रश्मि कपूर का संदेश, हर दिन है डॉक्टरों का दिन, उन्हें मिले सम्मान और सम्मानजनक व्यवहार। रेगेंसी अस्पताल की बाल रोग विशेषज्ञ और कंसल्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर रश्मि कपूर ने कहा कि हर दिन डॉक्टरों का दिन होता है क्योंकि वे अपने काम को समर्पित होकर कठिनाइयों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी पूरी मेहनत और सतर्कता से मरीजों की सेवा करते हैं। डॉक्टर कपूर ने कहा कि कोई भी डॉक्टर अपने मरीजों के लिए बुरा नहीं चाहता, उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों के जीवन में सुधार लाना है। लेकिन अफसोस की बात है कि कई बार हमने देखते हैं कि डॉक्टरों के साथ गलत व्यवहार होता है या वे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में फंस जाते हैं। उन्हें हमेशा ये सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन डॉक्टर्स डे तो देखिए सारे हमेशा ही 365 दिन डॉक्टर्स डे होता है और बधाइयाँ तो एक तरफ है, लेकिन डॉक्टर्स हमारे बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मन लगा के। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होता है जो किसी भी पेशेंट का बुरा चाहे, सब मन लगा के पेशेंट को ठीक करने के लिए ही काम करते हैं। और तो मेरा ये कहना है सब लोगों से कि डॉक्टर्स को उसी रिस्पेक्ट की निगाह से देखें जैसे हमेशा से देखते आए थे। डॉक्टर्स के ऊपर हम आजकल इतने अत्याचार देख रहे हैं, इतने केसेस होते हैं जब डॉक्टर्स को बिल्कुल एकदम उनकी बात नहीं मानी जाती है और उस पे कि ये लिखिए दवाई, वो करिए दवाई, हमको ये एंटीबायोटिक लिख दीजिए, ये सारी चीज़ें ज़ोर दे के की जाती हैं। डॉक्टर्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। तो आज के दिन डॉक्टर्स डे है, लेकिन मेरे हिसाब से 365 दिन हम सारे डॉक्टर्स एक इतने रिस्पेक्ट के हकदार हैं जितना कोई भी प्रोफेशनल होता है। सवाल देना हम कि डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच का रिलेशन किस तरीके का होना चाहिए। देखिए वो आपसी ट्रस्ट का होना चाहिए, पेशेंट को डॉक्टर में ट्रस्ट और डॉक्टर को पेशेंट का ट्रस्ट। डॉक्टर हमेशा पेशेंट के हित में ही काम करता है और मेरे आगे आने वाली पीढ़ी से मैं यही कहूँगी कि मन लगा के, दिल लगा के पेशेंट्स की अगर ट्रीट करें और दिमाग लगा के पेशेंट्स को ट्रीट करें तो आपका नाम इतना होगा कि पैसा तो खुद ब खुद आता रहेगा।
पर पेशेंट को भी डॉक्टर में ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये एक आपसी ट्रस्ट का रिलेशनशिप है जहाँ पे पेशेंट को डॉक्टर से और डॉक्टर को पेशेंट से ट्रस्ट रखना ही पड़ेगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात के वसावदर उपचुनाव में जीत पर अरविंद केजरीवाल का दावा, जनता ने बीजेपी से तंग आकर आप को चुना। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में हुए वसावदर उपचुनाव में आपकी जीत को गुजरात की जनता द्वारा बीजेपी के खिलाफ बदलाव की मांग को बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हालिया उपचुनावों में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल किया है, जो इस बात का संकेत है कि गुजरात के लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। पिछले 30 वर्षों से कोई सच्चा विपक्ष नहीं था, कांग्रेस बस बीजेपी के साथ खेल रही थी, लेकिन अब जनता ने फैसला कर लिया है कि वो आम आदमी पार्टी को सत्ता मिलाना चाहती है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शुभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।